चलिए हम लोग शुरू करते हैं। अब हम लोग आदिवासी और जो भी किसान लोग उसके द्वारा जो विद्रोह हुआ था अंग्रेजों के समय उसको पढ़ना है। ठीक है, देखो एक बुकानन नाम का आदमी था जो अंग्रेज़ था। वो 19वीं सेंचुरी के शुरुआत में क्या हुआ था, बुकानन जो है राजमहल के पहाड़ी क्षेत्र में आया था। राजमहल का पहाड़ी क्षेत्र का है झारखंड में, वहाँ पर आया। वहाँ पे वो पहाड़िया लोग को देखा। पहाड़िया लोग एक जनजाति है। पहाड़िया लोग का कुछ विशेषता है। पहाड़िया लोग कौन है तो उसका कुछ विशेषता है। पहाड़िया लोग झूम का खेती करता था। झूम का खेती क्या होता है, जंगल को जला के वहाँ पे खेती करना। और डिटेल में आगे पढ़ाएंगे आज। फिर पहाड़िया लोग जो है ना कुदाल से क्या करता था, ज़मीन को खेती करता था। कुदाल से क्या, वो मतलब एक हल होता है, हल से नहीं, एक होता है कुदाल, उससे करता था। और रेशम का कीड़ा भी पालता था ये लोग, पहाड़िया लोग। फिर काठ कोयला बनाने के लिए कोयला भी इकट्ठा करता था ये लोग। फिर खाने में खाने हेतु महुआ का होता है ना, महुआ का फूल भी ये लोग उपयोग करता था। यह पहाड़िया लोग अक्सर, लेकिन जो पहाड़िया लोग ये लोग पहाड़ पे है और नीचे क्या है, मैदान होगा कि नहीं होगा, ज़मीन। तो पहाड़ी लोग का अक्सर मैदान लोग पे क्या होता था, झगड़ा होने लगता था। ठीक है, जबकि मैदानी इलाकों में किसान अस्थायी कृषि करते। पहाड़ी लोग तो घूम घूम के करता है, बहुत खतरनाक था। लेकिन मैदान में नीचे वाला जो किसान सब है ना, वो लोग आराम से खेती करता था। पहाड़ी लोग के द्वारा आक्रमण ज़्यादातर अभाव अकाल के समय अपने आप को जीवित रखने हेतु करते। अब मान लो यहाँ पे, जब ये अधिकतर आक्रमण कब करता था नीचे, जब इसको कोई चीज़ का कमी पड़ जाए ऊपर में। ठीक है, मैदानी इलाकों में रहने वाले जमींदारों को अक्सर पहाड़ी मुखिया को नियमित रूप से खिराज कर देकर उन्हें शांत कर खरीदनी पड़ती थी। अब जो क्या होता था कि नीचे में जो ज़मींदार है वो कैसे पहाड़ी लोग को सामना करता था, तो जब जब आक्रमण करता था तो उसको शांत करने के लिए जो पहाड़ी का मुखिया होता था ना, उसको पैसा दे देता था कि लीजिए पैसा अपना, अब शांत रहो, अब आक्रमण नहीं करो। ठीक है ना। यहाँ तक कि व्यापारी लोग को भी है ना, इसको कुछ पथ कर देना पड़ता था, मतलब टैक्स वगैरह ये सब देना पड़ता था पहाड़ी को। ठीक है ना। तो कर ले लेता था पहाड़ी लोग और उसके बाद इस सबको फिर क्षमा कर देता था। लेकिन फिर क्या होता है, अब इसमें तीसरा विलन का एंट्री होता है, अंग्रेज। लेकिन जैसे जैसे अंग्रेज आएगा तो वो झूम की खेती बंद करवाएगा। वो कहेगा जंगल नहीं जलाओ। अब वो क्या कहेगा, अस्थायी कृषि करो, मतलब परमानेंट एग्रीकल्चर करो, बताएंगे। तो उससे क्या हो गया कि पहाड़ी लोग और मैदानी लोग में दोनों में झगड़ा और तेज हो गया। इन दोनों को क्या कर देगा, लड़वा देगा। कौन, अंग्रेज। ठीक है, अब पहाड़ी लोग का सामना होता है अंग्रेज से। ठीक है ना। देखो अंग्रेज बहुत प्रयास किया पहाड़ी लोग पे सामना करने का। संथाल लोग को तो अति कर लिया था कब्जा में, लेकिन जो पहाड़ी जनजाति है उसको कब्जा में नहीं कर पाया था अंग्रेज। ठीक है ना। 1770 का बात है, 1770 के दशक में, कि जो अंग्रेज अधिकारी है वो पहाड़ी लोग को मारा और उसका क्या किया, नरसंहार कर दिया। मतलब कि पहाड़ी लोग को 1770, मतलब समझिए इस समय संथाल विद्रोह भी हो रहा था, उस समय पहाड़ी लोग को मारने का पूरा सोच लिया था। कौन, अंग्रेज लोग। 70-80 में क्या होता है कि उस समय क्या होता है कि भागलपुर का एक कलेक्टर रहता है जिसका नाम है अगस्त क्यूसलैंड। वो वहाँ पे क्या करता आता है और बोलता है कि शांति स्थापित करेंगे। लेकिन एक क्यूसलैंड को क्या होता है ना कि क्यूसलैंड एक प्रस्ताव रखता है पहाड़ी लोग के मुखिया के सामने कि हम तुमको कुछ पैसा देंगे चुपके से, तुम अपना आदमी लोग को क्या करो, शांत करके रखो। ठीक है ना, शांत करके रखो। लेकिन फिर वो आते हैं तिलका मांझी। इसका बिहार में बहुत नाम है, झारखंड में भी बहुत नाम है, बहुत नाम है इनका। ठीक है ना। ये तिलका मांझी क्या करते हैं, 1784 में क्या करते हैं, ये क्यूसलैंड जो कलेक्टर है उसको मार देता है। इसके कारण जनवरी 1785 में क्या होता है कि तिलका मांझी को क्या होता है, भागलपुर चौराहा पे क्या होता है, फांसी लगा दिया जाता है। ठीक है। तो देखो पहाड़ी लोग का ये लड़ाई कैसे शुरुआत हुआ। 1770 में तो पूरा मूड बना लेके मारेंगे। 1780 में क्या हुआ कि उसको डीएम बनाया जाता है वहाँ पे भागलपुर का, अगस्त क्यूसलैंड को। उसके बाद क्या होता है, उसको वेतन वगैरह मिलता है, ऐसे बातचीत किया कि तुमको देंगे। उसके बाद क्या होता है, 1784 में इस क्यूसलैंड को मार देता है। कौन, तिलका मांझी। इसे मार देता है उसको कि ये तुम हम लोग के समुदाय के बीच में तुम ये मतलब कि पैसा दे के खरीदना चाह रहे हो, इसी कारण। ठीक है ना। फिर 1785 जनवरी में क्या होता है कि ये इनको तिलका मांझी को क्या होता है, फांसी हो जाता है। ठीक है। फिर पहाड़ी क्षेत्र में संथालों का आगमन। फिर पहाड़ी क्षेत्र में अब क्या होगा, संथाल लोग धीरे धीरे आएगा। संथाल भी एक आदिवासी है, पहाड़ी भी एक आदिवासी है, लेकिन पहाड़ी कुछ उसका पहाड़ी आदिवासी है। तो यहाँ पे देखो अब पहाड़ी लोग क्या होगा, पहाड़ी क्षेत्र में किसका आगमन होगा, संथाल लोग का। किसका आगमन होगा, संथाल लोग का। तुम हाथ इस पर रख लो, गड़ेगा नहीं, रखो, संथाल लोग का। ठीक है ना। संथाल लोग का पहाड़ी क्षेत्र में आक्रमण होगा। जब संथाल जाएगा
तो पहाड़ी लोग के आसपास के इलाका पे क्या करेगा, कब्जा कर लेगा, ठीक है ना। और संथाल या पहाड़ी में क्या अंतर है, संथाल लोग, पहाड़ी लोग कैसे खेती करता था, झूम की खेती, मतलब जंगल जला जला के खेती करता था, और ठीक है ना। लेकिन जो संथाल लोग हैं वो स्थायी खेती करता था, झूम की खेती नहीं करता था। उसके बाद है जो पहाड़ी लोग हैं वो कुदाल का प्रयोग करता था खेती में, लेकिन जो संथाल लोग हैं वो हल का प्रयोग करता है। हल देखिए ना, हल हल और कुदाल अंतर होता है, ठीक है ना। फिर गुजरिया पहाड़, राजमहल पहाड़ियों का भाग में संथाल लोग 1800 में आए थे। उसके बाद क्या है, संथाल लोग कब इस क्षेत्र में आए थे, तो 1800 में। कब आए थे, 1800 में। इससे पहले बहुत सारा घटना हो चुका है ना, 1770, 1784, 1785, 80, 85 सब में, 1800 में है। तिलका मांझी उजी वाला ये सब मामला ख़त्म होने के बाद, ठीक है ना। और बुकानन जो है संथालों द्वारा किया, बुकानन क्या किया भाई, संथाल लोग जाएगा पहाड़ी के क्षेत्र में तो लोग वो लोग आराम से खेती करेगा, थोड़ा मोड़ा साफ सफाई करेगा, आराम से खेती करेगा, जंगल जलाएगा नहीं। तब बुकानन लिखता है कि संथाल लोग जो खेती बहुत बढ़िया से साफ किया, इसको देखकर हम बहुत अचंभित हैं, मानव श्रम में समुचित प्रयोग से इस क्षेत्र में काया ही पलट गया। मतलब बुकानन जो आया था, ये सब बात किससे पता चल रहा है, तो बुकानन से। किससे पता चल रहा है, बुकानन एक अंग्रेज था, ठीक है, तो इसका तारीफ करता है। तिलका मांझी के बारे में देखो क्लास 8 में दिया हुआ, यहाँ पे लिखे हुए भी हैं, ठीक है। तिलका मांझी बहुत इंपॉर्टेंट फिगर है। ये पहाड़ किसका प्रमुख नेता था, संथाल का कि पहाड़ी का, पहाड़ी का, ठीक है ना। तिलका मांझी भारत का पहला संथाल नेता था जिसने न केवल, पहाड़ी हो गए यहाँ पे, ठीक है ना, जिसने न केवल जमींदार का विरोध किया अपितु अंग्रेजों पर भी हिंसक कार्रवाई की। ये पहला पहाड़ी नेता था जो अंग्रेज को भी मजा चखाता है और जमींदार को भी, ठीक है ना। इसका जन्म होता है 1750 में, ठीक है ना, 1750 में सुल्तानगंज के आसपास, ठीक है ना। आई 1784 में डीएम को मार देता अगस्त क्यूसलैंड को, जनवरी 1785 में इनको क्या हो जाता, भागलपुर में फांसी हो जाता है। तो यहाँ तक समझ में आया। हम लोग अभी बंगाल, मतलब बिहार बंगाल के ही उसमें भटके में, छोटा नागपुर वाले उसी को डिटेल में ज़्यादा पढ़ना है। लेकिन आगे चलकर संथाल को समझ आने लगा कि जिस भूमि पर खेती करना शुरू किया था वह भूमि उनके हाथ से निकलती जा रही है। अब उसके बाद देखो, साफ की पहाड़ी लोग जहाँ रहता था वहाँ साफ कौन किया आके, संथाल। लेकिन अब भूमि अब साफ करवा लिया इससे, कौन आके कब्जा कर लेगा, पहाड़ी, अंग्रेज, अंग्रेज थर्ड विलन, ठीक है ना। साफ कर दिया। उसके बाद अंग्रेज यहाँ पे क्षेत्र में भारी लगान भी लेने लगा, ठीक है ना। डिकुओं का भी आगमन होने लगा इस क्षेत्र में। डिकू मतलब साहूकार, जमींदार, इस सब को संथाल लोग डिकू बोलता था, ठीक है ना। तो अब क्या होगा, पहाड़ी का मामला यहाँ तक हो गया। अब पहाड़ी की जगह अब कौन अंग्रेज का दुश्मन बन जाएगा, संथाल। कौन दुश्मन बन जाएगा, पहाड़ी तो चला गया ना साफ करके, अब कौन है वहाँ पे, संथाल। तो फिर 1855-56 में क्या हो जाएगा, संथाल विद्रोह। संथाल विद्रोह में 4 वो आदमी प्रमुख हैं, सिद्धू कानू, चांद भैरव, याद कर लो, सिद्धू कानू। इसको बोला जाता है फर्स्ट ट्राइब इन द वर्ल्ड टू डिफीट ब्रिटिश। ये पहला जनजाति है जो अंग्रेज को मजा पूरा तरीके से चखा दिया था, ठीक है ना। उसके बाद संथाल परगना का निर्माण हुआ। परगना मतलब एक अलग टाइप की जिला बना दिया गया 1856 में। 1856 में देखो, 1855 में क्या हुआ था कि भागलपुर और वीरभूमि 2 जगह हैं, उसको बंटवारा कर, उसको मतलब आपस में बंटवारा कर संथाल परगना का निर्माण किया गया। अब परगना का निर्माण होने से क्या हो गया कि अब जो संथाल लोग नहीं है, तो जो संथाल लोग का ज़मीन है उसको नहीं दे सकते दूसरा को, ठीक है ना। कब बना था संथाल परगना, 1856 में। इसी तरीके से संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम भी आया 1876 में। फिर अंग्रेजों ने मार्शल लॉ भी लगा दिया था 1855 से 1856 में। संथाल विद्रोह को संथालों के साथ वहाँ के आसपास के लोकल मिल्कमैन और लोहार ने भी दिया। देखो, जब संथाल लोग विद्रोह कर रहा था ना, तो वहाँ पर का जो दूध वाला ये सब भी है, लोहार लोग, ये लोग संथाल का साथ दिया था, ठीक है ना, क्योंकि सबको प्रॉब्लम था वहाँ पे। विद्रोह में कानू प्लस 50,000 संथालों को मारा गया और सिद्धू को जेल हुआ। कानू को इसमें मार दिया गया था और सिद्धू को जेल हुआ। समझ में आया यहाँ तक। अब यहाँ पे देखो, पहाड़िया का एक लाइन और छोड़ गया था। जो पहाड़िया विद्रोह है ना, वो 4 चरणों में हुआ था। तुम तक सिर्फ किसका नाम सुने थे पहाड़िया विद्रोह में, जल्दी बता। तिलका मांझी, और भी लोग था। देखो 1772 में क्या हुआ था, रामना आहरी था, एक रामना आहरी था।
जब पहाड़ी सरदार का हत्या होगी ना, तो विद्रोह किया था। फिर 1778 में क्या हुआ था, जगन्नाथ देव था, जब पैसा उसे देने का बात हुआ था ना, तो ये विद्रोह किया था। फिर 1799 में रानी सिद्धेश्वरी सर्वेश्वरी देवी थी, ये दामन एक कोच क्षेत्र का विरोध की, दामन एक कोच क्षेत्र वहाँ पे संथाल लोग रहता था, उसका विरोध की। फिर 1784 में तिलका मांझी डीएम को मार देता है, ये सब काम करता है। तो किसका किसका नाम है, 1772 में रामना हरी, 1778 में जगन्नाथ देव और 1779 में रानी सर्वेश्वरी और 1784 में तिलका मांझी। याद हुआ 84। अब यहाँ पे देखो देखो, अच्छा अंग्रेज़ का क्या मानना था, और यहाँ पे देखो अंग्रेज़ का क्या मानना था। देखो अंग्रेज़ का मानना था ना कि जो 1970 से पहले 19th सेंचुरी से पहले जो गोंड, संथाल, मुंडा, ये सब भी जनजाति है, ये सब भी ट्राइब्स हैं, तो उन लोग एक ही जगह पे खेती करता था, तो वो बढ़िया था, अंग्रेज़ के लिए ज़्यादा प्रॉब्लम का दिक्कत नहीं था उन लोगों के लिए। लेकिन ठीक है ना, ये लोग एक ही जगह खेती करता था, घूम घूम के खेती नहीं करता, ये नहीं कि जंगल को जला दे तो लकड़ी बर्बाद कर दे, ये सब काम नहीं करता था। लेकिन जो ये लोग जो है कौन, पहाड़ी लोग, ये लोग जो है ये पूरे जंगले को जला देता था, तो इसके कारण लकड़ी नहीं मिल पाता था, लकड़ी नहीं मिलेगा तो ट्रेन रेलवे ट्रैक पर बिछेगा कैसे, नहीं बिछा रहता है, तो उसका ज़रूरत होता था अंग्रेज़ को। ठीक है, तो इसी कारण क्या हुआ, अंग्रेज़ पहाड़ी लोग से ज़्यादा परेशान था। और उसके बाद ये है तो, लेकिन बहुत झूम काश्तकारों ने अस्थायी रूप से बसने की अंग्रेज़ की कोशिश की, बहुत कामयाब नहीं रहा, लेकिन बहुत सारे को बसाने का कोशिश किया कि तुम लोग अच्छे से रहो, लेकिन अंग्रेज़ इसमें कामयाब नहीं रहा था, धीरे धीरे आपस में लड़वा के उसको साइड कर दिया था। लेकिन जो पूर्वोत्तर राज्य नॉर्थ ईस्ट में, इसमें झूम काश्तकारों विरोध किया, लेकिन इसके बावजूद जंगल के कुछ भाग पे झूम खेती का अनुमति मिल गया था वहाँ पे। लेकिन नॉर्थ ईस्ट में बोला कि जातों को जो करना है करो, नॉर्थ ईस्ट में उतना अंग्रेज़ छेड़छाड़ नहीं किया। ठीक है, अच्छा झूम की खेती इतना बार पढ़ा रही, झूम की खेती होता है क्या, नाच के करते हैं, नहीं। तो ये देखो 19th सेंचुरी में ना देश के, हम लोग के देश के अलग अलग भागों में खेती होता था, खासकर कहाँ होता था, ईस्ट साइड नॉर्थ ईस्ट में, और यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट में, और ये सेंट्रल भारत में होता था। ठीक है ना, झूम का खेती का कुछ विशेषता है। देखो इसमें क्या होगा, इसमें जंगल जो होता है ना, तो जंगल का बड़ा बड़ा भाग नहीं, छोटा छोटा भाग को क्या करते हैं हम लोग, जला देते हैं। क्या करते हैं, जला देते हैं। साफ हो गया, वहाँ पे खेती करेंगे। खेती, लेकिन खेती में क्या होता है कि जोतता है आदमी, ठीक है ना, इसमें जोतता नहीं, इसमें क्या करेगा, बीज को बीज को रोपेगा भी नहीं, सीधे फेंक देगा ऊपर से। ठीक है ना, ऊपर से फेंक देगा। और उसके बाद जो घुमंतु किसान होते हैं ना, धूप लगाने के लिए पेड़ को ऊपरी हिस्सा को काट देगा, ऊपरी हिस्सा को क्या कर देगा, पेड़ को काट देगा, ताकि इस पर धूप भी लगते रहे। फिर ज़मीन पर उगा झूम घास फूस भी जो होगा ना, वो ज़मीन पर उगा हुआ उसको जला देगा, उससे निकलेगा राख, राख में होता है पोटास, उसको भी छीट देगा आसपास। फिर ये लोग क्या करते हैं, हल का प्रयोग नहीं करता है। याद है पहाड़ी लोग हल का प्रयोग करता था, नहीं क्या चीज़ का, कुदाल, कुल्हाड़ी या फिर कुदाल का। ठीक है ना, फिर तो यही सब बात है, ये है। ठीक है, झूम की खेती समझ में आया। अलग अलग इलाके में झूम की खेती का नाम अलग अलग है, अभी तुमको बताते हैं। ठीक है, तू भी झूम की खेती में हुआ। अब शिफ्टिंग एग्रीकल्चर का अलग अलग जगह पे अलग अलग नाम है। शिफ्टिंग एग्रीकल्चर मतलब झूम की खेती, इसको स्वीडन एग्रीकल्चर भी बोलते हैं, क्योंकि यहाँ स्वीडन में इसका जन्म हुआ था। देखो नॉर्थ ईस्ट है ना, नॉर्थ ईस्ट समझ गए, यहाँ पे असम वगैरह सब में वहाँ पे इसको झूम बोला जाता है। पोडू बोला जाता है आंध्र प्रदेश में, पोडू बोला जाता है आंध्र प्रदेश। कैसे याद रखेंगे, तो अंधा कैसे पौधेगा, अंधा कैसे पढ़े, पौधेगा। ठीक है ना, कुम्हारी बोला जाता है इसी को, कहाँ पे, केरला या वेस्टर्न घाट में। तो कैसे याद रखेंगे कि कुम्हारी लड़की करेला खाई। इसके बाद बाट्रा, बाट्रा कहाँ बोला जाता है, तो बाट्रा बोला जाता है राजस्थान में। कैसे याद रखेंगे, तो राजा का बेटा अब राजा नहीं बनेगा, घुस रहा है दिमाग में। दीपा कहाँ पे बोला जाता है, इस तो बस्तर, बस्तर मतलब कहाँ, छत्तीसगढ़ में है। तो दीपा से है ना, छत्तीस का आंकड़ा हो गया था मेरा एक बार बचपन में। जारा और इरका, जारा और इरका, ये कहाँ पे बोला जाता है, साउथर्न स्टेट में, जहाँ पे मुथु लोग रहते हैं। तो मुथु का इरका मतलब मुथु का लड़का जारा का कपड़ा पहनता है, मुथु का लड़का जारा का कपड़ा पहनता है। तो लड़का से इरका, जारा से जारा, मुथु से मतलब साउथर्न स्टेट। फिर उसके बाद वेयार और दहियार, वेयार और दहियार, ये एमपी में बोला जाता है इसको। तो कैसे याद रखेंगे, वेयार और दहियार। तो एमपी का, एमपी मतलब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, पढ़ा है ना, एमपी, एमपी किसको बोलते हैं, नेता को बोलते हैं। तो एमपी का व्यवहार बहुत अच्छा है यार, दही खाता है। एमपी का व्यवहार बहुत अच्छा, दही खाता है यार। तो व्यवहार एमपी से मध्य प्रदेश, व्यवहार से वेयार, और दही खाता यार से दही यार, एमपी दही खा रहा है।
पी लोग तब बहुत अमीर होता है। सबसे बढ़िया ज़िंदगी पता है क्या है? नेता का ज़िंदगी है। फिर उसके बाद देखो कमान विंगा ढाबी, कमान विंगा ढाबी उड़ीसा में है। धाबी से ओडिशा को समझ लो, दिशा नाम की कोई लड़की, तो धाबी से उड़ीसा दिशा भाभी, धाबी से दिशा भाभी, ठीक है ना। फिर से कमान से कि दिशा का मन, दिशा का मन, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद यहाँ पे देखो म्यांमार में टोंगिया बोलते हैं इसको, म्यांमार में टोंगिया। कैसे याद रखेगा? तो क्यों मार रहा मुझे, तंग क्यों कर रहा है? म्यांमार टोंगिया। श्रीलंका में इसको चेना बोलते हैं, श्रीलंका में इसको तो चेन्नई कहाँ है? श्रीलंका की इधर ही तो है। फिर थाईलैंड में इसको तामराई बोलते, थाईलैंड में इसको तामराई बोलते। ये सबसे इम्पोर्टेंट है। लादेंग, लादेंग कहाँ पर बोलते हैं? तो जावा इंडोनेशिया मलेशिया, जो साउथ ईस्टर्न एशिया है ना, दक्षिण पूर्व एशिया, वहाँ पे बोलते हैं लादेंग। लादेंग याद रखेंगे, लादेंग कहाँ पे बोलते हैं बोलो तो? जावा इंडोनेशिया मलेशिया, लादेंग। इस सबसे ज़्यादा पूछने वाला यही है। अगर इतना नाम नहीं भी याद रहा तो लादेंग याद कर लो, लादेंग बहुत बार पूछता है, ठीक है। मतलब दक्षिण पूर्व एशिया, साउथ ईस्टर्न एशिया, जावा इंडोनेशिया मलेशिया। फिर से देखो यहाँ पे वेनेजुला में कुनोको बोलते हैं, वेनेजुला में कुनोको। तो ये तो वैन पे कौन कौन मतलब घूमेगा, इस टाइप का बोल सकते हैं। ब्राज़ील में इसको रोका बोलते हैं। तो बड़ा साइज़ का कोई आदमी कपड़ा पहना तो रुको रुको, ये तुमको नहीं होगा, ऐसा टाइप का। युगांडा, जिम्बाब्वे, जाम्बिया, इसको बोलते हैं चीता मिनी, चेती मिनी। तो कैसे याद रखेंगे? तो ये सब बहुत छोटा देश है ना, तो मिनी। फिर से फिलीपींस में इसको बोलते हैं कैगिन, कैगिन। तो देखो तो ये इसको छोड़ो, इसका कोई ट्रिक नहीं है, अजीब टाइप। चलो यहाँ पे मैक्सिको में ना इसको मिलिया बोलते हैं, मैक्सिको में मिलिया। तो मैक्सिको में मिली, मैंने मैक्सिको में जाके मिल लिया, ऐसे याद कर सकते हो। वियतनाम में रे बोलते हैं, तो रे बेटा, ज़्यादा तेज मत बोल, तो बेटा रे, ठीक है ना। फिर से गुटा मेला में इचालीन बोलते हैं, तो गुटका में क्या रहता है? इलायची रहता है। फिर से मेडागास्कर में इसको ताबी बोलते हैं, क्या बोलते हैं? ताबी। माँ दा मतलब माँ, तावा का रोटी दा, मतलब तावा का रोटी दो, तावा का रोटी खाएंगे, इसे टाइप याद कर सकते हैं। फिर से यहाँ पे देखो ये सब उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ये इम्पोर्टेंट है। मिलीपा कहाँ पे बोलते हैं? युकाटन और गौटमेला में, युकाटन और गौटमेला में। तो अब बताओ मलेशिया में क्या बोलते हैं? शिफ्टिंग एग्रीकल्चर को बताओ, हम बताए थे। खरीफ, जूमिंग, लादिंग, राबी, लादेंग याद रहेगा। बताओ मिलीपा कहाँ पे बोलते हैं? मिलीपा ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ थाईलैंड, इंडोनेशिया, मैक्सिको। मिलीपा या फिर मिलिया, मिलिया दोनों चलता है वहाँ पे। ऐसे यूकाटून में भी बताए थे मिलीपा है, यूकाटून में भी लगा लेते। हाँ, कुरवा कहाँ पे बोलते हैं? कुरवा नहीं बताया, तो कुमारी बताए थे वहाँ पे केरला में। कुरवा जो है ना, कुरवा बोला जाता है यहाँ पे झारखंड में। तो ऐसे भी लगता है जो कुमारी लड़की है बहुत झाड़ सुनती है, तुमको बाहर नहीं जाना है, कपड़ा इसे नहीं पहनना है, ऐसे याद कर सकते हो। तो ये हो गया। और अब यहाँ पे देखो कपास उत्पादन में तेजी आना। देखो अब पढ़ेंगे हम लोग दक्कन विद्रोह। क्या पढ़ेंगे? दक्कन में रिवॉल्ट क्यों हुआ। नहीं, इससे पहले पढ़ेंगे कपास वाला वो सिचुएशन है, उसको पढ़ ले रहे, ठीक है ना। कपास के ऊपर कुछ केस है। कपास मतलब क्या होता है? कॉटन। क्या होता है कपास मतलब? कॉटन। देखो 1860 तक, 1860 तक ब्रिटेन के पास जो है कॉटन 3/4 मतलब 75% के आसपास कॉटन केवल अमेरिका से आता था। कहाँ से आता था? अमेरिका। कितना? 3/4, ठीक है। ब्रिटेन द्वारा कपास उत्पादन पर ध्यान अब ला रहा बाहर देश से, तो अपनी इधर भी तो उसको उगाने का कोशिश करेगा। कब तक दूसरा पे जिंदा रहेगा? कब तक पड़ोसी से मांगेगा तुम चाय पत्ती, ठीक है ना। तो कपास आपूर्ति संघ बनाया, मतलब कपास को सप्लाई करने वाला एक एसोसिएशन बनाया। कब? 1857 में। कहाँ पे? ब्रिटेन में।
याद है कल पढ़ाया था 1857 का रिवॉल्ट, उसी समय ब्रिटेन में कपास वाला ये संघ बन रहा था। फिर उसके 2 साल बाद क्या होता है, वहाँ पे कंपनी बनता है मैनचेस्टर कॉटन कंपनी, अभी भी ये कंपनी है मैनचेस्टर, ठीक है ना। फिर ये तो किया ही अपने यहाँ, उसके बाद भारत में भी ऐसा कुछ सोचा कि भारत में भी कुछ ऐसा किया जाए कि भारत में हमारा तो कब्जा है ही, और वहाँ से भी क्या ले लेंगे, कॉटन ले लेंगे। लेकिन 1861 में क्या होता है, अमेरिका में गृह युद्ध हो जाता है। क्या हो जाता है, गृह युद्ध शुरू हो जाता है, ठीक है ना। गृह युद्ध जब अपने आप में वार हो जाए, अपने घर में ही वार हो जाए, तो इसको क्या बोलते हैं, गृह युद्ध। कहाँ पे हो जा रहा है, अमेरिका में। तो इसका अमेरिका में जब गृह युद्ध हुआ तो इसका परिणाम 2 तरीके से, एक भारत पे देखेंगे, एक अमेरिका पे देखेंगे। तो अमेरिका पे इसका प्रभाव क्या हो गया, खराब, कपास का प्रोडक्शन कम हो गया, तब कपास अमेरिका से जा पाएगा ब्रिटेन अब उतना 3/4, लेकिन भारत पे इसको प्रॉफिट मिल गया। भारत में तो युद्ध नहीं हो रहा था, तो भारत के लोग कपास उगाना बहुत तेज़ी से किया। अमेरिका, अब ब्रिटेन को चाहिए था कपास, तो यहाँ पे लोग कपास बहुत तेज़ी से उगाए थे, यहाँ पे पॉजिटिव इफेक्ट पड़ा। दूसरी बात है, कपास का कीमत भी बहुत बढ़ गया, तो यहाँ के लोग और किसान लोग सोचा कि हम लोग क्या करेंगे, कपास खूब उगाएंगे, अब खूब कमाएंगे, और उसके बाद लैम्बोर्गिनी खरीदेंगे, ठीक है ना। उसके बाद अमेरिकी संकट के कारण दक्कन में कपास उत्पादन बढ़ा, ये ठीक है। 1862 तक आते आते देखो, जहाँ 1860 तक अमेरिका से ही कपास केवल जाता था 3/4, वो अब सिचुएशन बदल गया। 1862 तक आते आते भारत से करीब 90% कॉटन सिर्फ जाता था, पूरी दुनिया का 90% कॉटन भारत से जाता था। कहाँ, ब्रिटेन, बहुत बढ़िया, ब्रिटेन जाता था, ठीक है ना। 1862 तक ये सिचुएशन हो गया। उसके बाद देखो भारत में क्या हुआ, 1860 से लेकर 1864, मतलब ये 4 सालों में कपास उगाने वाले का संख्या दुगना भी हो गया भारत में, दुगना हो गया। क्या हो गया, दुगना हो गया। ये उपरोक्त बात हम लोग इतना देख रहे हैं, तो इससे क्या पता चलता है कि कपास उपास को उग रहा है भारत में। लेकिन कपास उगाने के लिए पैसा चाहिए कि नहीं चाहिए, ऐसे ही थोड़ी हो जाएगा, पैसा चाहिए, मशीन चाहिए। तो किसान के पास पैसा नहीं रहता था, तो किसान लोग क्या किया कि साहूकार जो होता था गांव में, साहूकार महाजन, इन लोग से ऋण लेना, लोन लेना स्टार्ट किया। तो साहूकार भी आसानी से सबको जितना मैंने लेना, जो कमा के दे दिए, बाद में हमारा ले जो पैसा तो दे दिया, ठीक है ना। तो कुल मिलाकर हम यहाँ पर अभी तक देखें कि अमेरिका एक तरफ लॉस में है, भारत एक तरफ प्रॉफिट में है। यहाँ पे सब किसान सब क्या खरीद लिया, लैम्बोर्गिनी। उसके बाद क्या हो गया, लैम्बोर्गिनी जानता है ना गाड़ी का नाम, हाँ। तो गाना तो सुनो तो स्पॉट है करे, लैम्बोर्गिनी ही चलाई देनो। लेकिन इन तेजी के समय में सभी कपास उत्पादकों को फ़ायदा नहीं मिला, केवल धनी किसान को फ़ायदा मिला, अधिकांश किसान कर्ज में जाएंगे, अभी बताएंगे। तो यहाँ पे भारत में जो है सभी किसान को फ़ायदा नहीं मिला, जो अमीर किसान है केवल उसी को फ़ायदा मिला, बाकी जो छोटा छोटा किसान है वो लोग कहाँ चल जाएगा, कर्ज में। कहाँ चल जाएगा, कर्ज में चला जाएगा। कैसे, तो बताएंगे। तो देखो, लेकिन अमेरिका में गृह युद्ध क्या हो गया, समाप्त हो गया। अमेरिका में 1861 में शुरुआत हुआ था, 1864 में गृह युद्ध क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। तो एकदम से जज्बात बदल गए, पलट गए, से सुने ही लाइन, एकदम से जज्बात बदल गए, वो वाला हाल हो गया था। इसका परिणाम क्या हुआ कि अमेरिका में कपास फिर से उगना शुरू हो गया। अब भारत से लोग कपास कम मंगाने लगा, कपास का मांग में गिरावट हो गया भारत में, इसका कीमत भी गिरावट हो गया। ऊपर से अब जो पहले कहता था लेना जो बेटा पैसा, अब वो पैसा भी नहीं दे रहा है, ऊपर से जो पैसा दिया हुआ उल्टे वो मांगने लग रहा है पैसा, ठीक है ना, ठीक है ना। तो दूसरी तरफ अंग्रेज़ भी क्या किया, 1860 तक आते आते क्या किया कि देखा कि बहुत उगा रहा है ये सब कपास, तब जाओ इससे हम ज़्यादा टैक्स उस लेंगे। तो 50 से 100% तक टैक्स बढ़ा दिया हम लोगों के ऊपर, ठीक है ना। अच्छा, तो अच्छा किसान तो जो अमीर किसान था तो टैक्स दे के बच गया, लेकिन जो गरीब किसान था पैसा लेकर खेती कर रहा था वो फंस गया इस चक्कर में, ठीक है ना। तो ये हो गया कपास का कहानी, ठीक है, ये हो गया कपास का कहानी। अब उसके बाद यहाँ पे देखो एक एक्ट आता है 1859 में, लिमिटेशन लॉ ऑफ 1859, लिमिटेशन लॉ 1859 में भी कुछ और चीज़ हुआ था, मैनचेस्टर कंपनी का स्थापना किया गया था। उसी साल 1859 में क्या हो गया, लिमिटेशन लॉ लाया था अंग्रेज के द्वारा, अंग्रेजों द्वारा परिसीमन कानून, ठीक है ना। हाँ, बुक भी लिखा था, स्वाके बगावते हिंद, कल नहीं बता पाया तो हाथ मिला दिए जी। चलिए यहाँ देखो 1859 में लिमिटेशन लॉ ऑफ 1859 अंग्रेज एक कानून लाया। इस कानून का क्या उद्देश्य था कि देखो, इस कानून का उद्देश्य था कि ऋणदाताओं साहूकारों द्वारा खातों के धोखाधड़ी से रोकना, पहला।
और दूसरा ये था कि जो भी ऋणदाता और किसान रैयत के मध्य हस्ताक्षर ऋण पत्र लोन बॉन्ड है उसका वैधता कितना रहेगा, केवल 3 साल तक, बहुत समय तक ब्याज संचित होने से बचाना। देखो ये सब लाइन तुमको समझ में, दूसरा को नहीं करेंगे। तो यहाँ पे इस कानून का 3 उद्देश्य था, ठीक है ना। एक तो धोखाधड़ी रोकना, और जो बॉन्ड पत्र मैक्सिमम कितने साल तक वैलिड रहेगा, 3 साल तक। अब उसके बाद बहुत अधिक समय तक ब्याज को जमा होने से रोकना। उसके बाद देखो 1859 में एक और चीज़ आता है, लैंड इमाइग्रेशन एक्ट। लैंड इमाइग्रेशन एक्ट 1859 में लैंड इमाइग्रेशन एक्ट में है, परिसीमन कानून में है, लिमिटेशन लॉ 1859 में, मैनचेस्टर कंपनी भी स्थापना हुआ था 1857 में, कपास आपूर्ति संघ सप्लाई वाला जो होता है उसका स्थापना किया गया था ब्रिटेन में। देखो अच्छा 1859 में लैंड इमाइग्रेशन एक्ट क्यों पास हुआ, तो देखो इसमें इस कारण पास हुआ, इसमें बोला गया कि तुम चाय बागान में काम कर रहे हो हमारे यहाँ, अब कल दिवाली है, तो पहले क्या होता था कि भाग जाता था चाय मजदूर सब अपने मन से, दिवाली है होली जाए सती। अब नहीं, अब दिवाली रहेगा जब होली रहेगा, अंग्रेज जब ऑर्डर देगा तभी जाना है। तो ये कानून का यही उद्देश्य था, ठीक है। मज़ा आ रहा है बिना देता चल गैस छोड़ देगा, हंसते रहेगा अपने आप में। दक्कन विद्रोह, इसी का देखना वो, फिर यहाँ पे देखो दक्कन विद्रोह, आप देखेंगे दक्कन में रिवॉल्ट, दक्कन में मतलब साउथ में। तो देखो किस समय हुआ था, 1875 में। कैसे याद रखे, तो 75 है ना, तो नहीं बोलते हैं ए दक्कन हो क्या है, कि बात को 75 बार पूछता है। ये किस क्षेत्र में हुआ था दक्कन में, तो जहाँ पे रैयतवाड़ी इलाका था ना, रैयतवाड़ी उस क्षेत्र में हुआ था। जगह कौन है, तो महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में एक पूना नाम का जगह है, पूना में भी एक सूपा नाम का जिला है, वहाँ पे हुआ था। ये सूपा क्या है, तो सूपा एक बाजार का मंडी था, यहाँ पे बहुत सारा व्यापारी साहूकार ये सब मिलता था। कब हुआ था? 1875 में। दक्कन हो क्या 75 बार पूछ रहे। समय के साथ 2 माह बाद इसका विस्तार पूना से अहमदनगर भी हो गया, ठीक है ना। मजाक की ट्रिक से याद कराएं, ठीक है। दक्कन विद्रोह किसके खिलाफ था, तो दक्कन विद्रोह किसके खिलाफ था, तुम लोग सोचेगा कि ये होगा अंग्रेज के खिलाफ ही भी, क्योंकि सारा विद्रोह तो अंग्रेज के खिलाफ हो रहा है। ये अंग्रेज के खिलाफ डायरेक्टली नहीं था, ये विद्रोह खिलाफ था किसके, साहूकार, अनाज व्यापारियों, साहूकार जो पैसा देता है ना ऋण, उसके खिलाफ था, ठीक है ना। इसमें मिसअंडरस्टैंडिंग हो गया था दक्कन विद्रोह में, नाम ही दक्कन था, ढक्कन था वहाँ का लोग सब, कि असली दुश्मन तो साहूकार नहीं है, अंग्रेज है। देखो तो यहाँ पे देखो दक्कन विद्रोह, तो यही बात है, ये अंग्रेज के विरुद्ध मुख्य तौर पे नहीं था। दक्कन विद्रोह का 2 कारण था, 2 तत्कालीन कारण था। क्या, भले एक ही तत्कालीन कारण था। आपको इसमें कन्फ्यूजन होगा कि लैंड रेवेन्यू कारण होगा, हाई लैंड रेवेन्यू, नहीं, बोले ना अंग्रेज के खिलाफ नहीं था, तो टैक्स वगैरह का कारण नहीं था। ये जो महाजन साहूकार जो तुमसे ब्याज ले रहा है ना ज़्यादा, उसके खिलाफ था, ठीक है ना। किस प्रकार के ऋणग्रस्ता लोग साहूकार रैयतों को ठगते थे, मतलब जो साहूकार लोग हैं कैसे लोग ठगता था, तो देखो एक तो जाली आंकड़ा जारी करने लिए 500 लिख दिए, 600 लिए तुम। फिर क्या है कि हम आए बाज़ार में सुपा में तुमसे फसल खरीदने, दाम है उसका 10 रुपया, तुमको हम 5 रुपया दे के चल दिए। फिर से यही सब हो गया, उच्च ब्याज दर लेना। फिर से मान लो तुम हमको दे दी पैसा, हम लिखवो नहीं किए कि तुम हमको नहीं दी, अब फिर चले गए मांगने, तो इस तरीके से कभी कभार संपत्ति भी जब्त कर लेना पैसा ना देने के नाम पे, ठीक है। तो ये सब अच्छा, तो इसके लिए क्या होगा कि बहुत किसान, जब दक्कन में बहुत सारा ऐसा समस्या बढ़ गया, तो एक आयोग का स्थापना किया गया। आयोग क्या करता है, कोई भी चीज़ का समस्या देखता है कि क्या ये समस्या सच में है कि नहीं है। तो देखो आरंभ में तो अंग्रेज इस विद्रोह की गंभीरता से नहीं लिया, शुरुआत में तो कहा छोड़ो हटाओ, लेकिन बाद में देखा कि इसको याद आया कि कहीं फिर से 1857 वाला हाल ना हो जाए मेरा, तो इसको देखा यहाँ पे, ठीक है ना। उसके बाद क्या हो गया कि अंग्रेज इस विद्रोह पे सबसे पहले शांति स्थापित करने के लिए क्या किया, पुलिस थाना को बनाया। उस क्षेत्र में एक पुलिस थाना रहना चाहिए, ठीक है। उसके बाद 1878 में क्या हुआ, 1875 में विद्रोह हुआ, उसके 3 साल बाद 1878 में क्या हो गया, ब्रिटिश पार्लियामेंट दक्कन दंगा रिपोर्ट को पेश किया गया। ब्रिटेन में जो ना पार्लियामेंट में एक रिपोर्ट पेश किया गया, दक्कन दंगा रिपोर्ट। इसमें लिखा गया कि यहाँ पे दक्कन में क्यों रिवॉल्ट हो रहा है बार बार। कब, 1878, 3 साल बाद ना हो रहा है यार विद्रोह,
मतलब विद्रोह के 3 साल बाद ना रिपोर्ट आएगा। 1875 में तो विद्रोह हुआ, उसके 3 साल बाद क्या है, रिपोर्ट भेजा जा रहा है वहाँ पे, ठीक है ना। ये रिपोर्ट में लिखा गया, यही रिपोर्ट दंगा पीड़ितों जिलों में जांच पड़ताल कराई रैयतों, साहूकारों, गवाहों, राजस्व दरों, कीमतों और ब्याज की दरों के आधार पे जिला कलेक्टर द्वारा भेजी गई रिपोर्टों का संकलन है। देखो इस रिपोर्ट में कैसे बना है रिपोर्ट यहाँ पे, तो ये देखो जो इस रिवॉल्ट से, विद्रोह से क्या है, किसान पीड़ित है, उसको समस्या, उसका बात दर्ज किया गया। रैयत तो किसान का बात दर्ज किया गया। साहूकार, अब जो तुम, उसका भी बात, तुम्हारा बात भी रखा गया कि तुम काहे ले रहा है पैसा इतना। गवाह, कोई देखा होगा कि पैसा ले रहा है, उसका बात भी रखा गया। राजस्व की दर कितना ले रहा है, वो भी राजस्व की दर, ब्याज, कीमत, मतलब सब बात प्लस वहाँ पे उसके आधार पे क्या किया, ये सब तुम लोग का बात ले लिया, सुन लिया, जो कलेक्टर होता है डीएम, वो लिख लिया, रिपोर्ट भेज दिया। तो यही रिपोर्ट कहाँ पे पेश किया गया था, ब्रिटेन पार्लियामेंट में। कब, ये 1878। बहुत बढ़िया, अब दिमाग खुल रहा धीरे धीरे। चलो, तो यही सब किया गया। दक्कन दंगा आयोग का गठन विशेष रूप से यह जांच करने के लिए बोला गया कि यह विद्रोह का कारण अंग्रेजी सरकार की भू राजस्व नीति थी। अंग्रेज एक बार सोचने का प्रयास किया, क्या ये मेरा ही कारण हो रहा है, ठीक है ना। फिर रिपोर्ट में आयोग ने बोला कि सरकारी भू राजस्व की मांग किसानों के असंतोष का कारण नहीं है, बल्कि गलती केवल ऋणदाता और साहूकारों का था। ये तो होना ही था, ये अपना गलती क्यों मानेगा, बोला कि मेरा गलती नहीं है, हमारा गलती नहीं, तू लोग आपस में समझ, ये ज़्यादा ले रहा, मार इसी को, यही गलती किया। तो तू भी क्या किया, इसको मारना स्टार्ट कर दिए। ये कौन है तुम्हारा, साहूकार। तू क्या बोला, तू कौन है, साहूकार। साहूकार। फिर 1879 में क्या हो गया कि दक्कन कृषक राहत अधिनियम आया। जैसे वहाँ पर आया था वो राहत अधिनियम में, और आया था संथाल परगना राहत अधिनियम, बताए थे कब आया था, थोड़ी देर पहले 1856 में तो संथाल परगना निर्माण कर दिया गया। एक राहत अधिनियम आया था, राहत मिले वहाँ के किसान को 1876 में। उसी तरीके से 1878 में दक्कन कृषक राहत अधिनियम आया। कब आया, 1878 नहीं, 1878 के 1 साल बाद रिपोर्ट हो गया, उसके 1 साल बाद 1879 में आया। 1879 में आया। इसमें कहा गया कि जो किसान अगर तुम किसान अगर इसका पैसा देना चुकाने में असमर्थ है तो तुम्हारा माफ, ठीक है ना, उसको जेल भी नहीं होगा। अब बाहरी लोग को ऋण के बदले भूमि की बिक्री, आप फिर से तुम्हारा जमीन भी नहीं ले पाएगा अभी साहूकार, ठीक है। साहूकार फिर पैसा क्या देगा ये लोग को, अरे तो माफ़ हो जाता ना एक सर। तो इस तरीके से क्या हो गया था, दक्कन रिवॉल्ट हो गया था, ठीक है, समझ में आया। तो देखो जो कॉटन वाला कहानी था ना, वहीं से ही पूरा जुड़ा हुआ था दक्कन रिवॉल्ट, ठीक है। क्यों, अरे वहीं से मामला फंसा होता। चलो 1-2 मिनट में पूरा को हम रिवीजन करा दे रहे। देखो दक्कन विद्रोह का क्रोनोलॉजी, पहले बताओ कि 1861 में गृह युद्ध हुआ था अमेरिका में, ठीक है। 1861 में गृह युद्ध हुआ था, तो उसके प्रोडक्शन का मांग क्या हो गया था, अमेरिका से कम हो गया था। अब फिर अपनी तरफ ध्यान देने लगा, तो कपास आपूर्ति संघ स्थापना हुआ कहाँ, ब्रिटेन में 1857 में, और मैनचेस्टर नाम की कंपनी बना था 1859 में। लेकिन फिर क्या हो गया था, 1864 में क्या हो गया था कि गृह युद्ध समाप्त हो गया था वहाँ पे, लेकिन समाप्त हो गया था। लेकिन उससे पहले 1862 में क्या हो गया था, भारत से 90% कपास जाने लगा था। उसके बाद 1859 में क्या होता है, एक लिमिटेशन लॉ यानी कि परिसीमन लॉ लाता है, जिसमें बोलता है कि 3 साल तक ही बॉन्ड लॉ रहना चाहिए, या पैसा ब्याज दर ज़्यादा दिन तक नहीं ले सकते हैं, ऐसा टाइप का। फिर 1875 में क्या हो गया बताओ, 1875 में दक्कन का रिवॉल्ट हो गया, उसके पूना के सुपा मंडी में। उसके बाद क्या हो गया कि इसको बुद्धिजीवी वर्ग का भी समर्थन मिला था, ये हटाओ। फिर दक्कन आयोग का स्थापना हुआ, फिर दक्कन आयोग का स्थापना 1877 में हुआ था, 1877 में। 1878 में इसका रिपोर्ट कहाँ पे चला गया था, ब्रिटेन पार्लियामेंट पे। 1879 में क्या हो गया था, दक्कन कृषक राहत अधिनियम लाया गया था। तो ये हो गया। अब नया टॉपिक, अब नील की खेती, अब नील वाले देखो। अब हम लोग क्या है, नील की खेती। देखो नील का विद्रोह, नील की खेती की कहानी। देखो भारतीय नील की मांग क्यों, पहला तो यही टॉपिक है, भारतीय नील की मांग क्यों। नील जानता है जैसे कपड़ा में नहीं आती करते हैं हम लोग, कलर बनाते हैं, तो विदेश में यहाँ पे भारतीय नील का मांग बहुत अधिक था, भारत के लोग का नील का मांग बहुत अधिक था। देखो 2 तरीके से हम क्या है,
ये रंग बनाते थे, एक नील का पौधा से, एक वॉड का पौधा से। जो नील का पौधा है ये उष्णकटिबंधीय इलाकों में उगाया जाता था। और 13th सेंचुरी में क्या होता था, इटली, फ्रांस, ब्रिटेन में कपड़ा रंगने के लिए ये जो भारतीय नील है इसका प्रयोग होता था, ठीक है ना, 13th सेंचुरी के आसपास। लेकिन भारतीय नील बहुत ही चमकदार रंग का था और कीमत भी अधिक था। यहाँ के लोग को यहाँ का नील बहुत डिमांड था क्योंकि यहाँ का चमकदार भी बहुत अधिक था और तो इसको उसका दाम भी ज़्यादा में बिकेगा। और एक था वोट का पौधा, इससे भी नीले कलर का रंग बनाते थे। लेकिन फ़र्क इसमें क्या था कि जो नील का जो पौधा है ये उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में उगता था और जो वॉट का पौधा है शीतोष्णकटिबंधीय क्षेत्र में उगता था, ठीक है ना। इसका उपयोग यूरोपीय उत्पादक बैंगनी और नीला रंग बनाने के लिए करते थे। और जो वॉट का पौधा है इसका उपयोग भी वही रंग बनाने के लिए किया जाता था। लेकिन इसमें अंतर था कि जो हमारा वाला लोग नील था ना वो ज़्यादा डिमांडेड था क्योंकि उसका प्राइस भी ज़्यादा मिलता था क्योंकि उसका कलर बढ़िया आता था, ठीक है ना। इसका खराब आता था। हाँ, इसका थोड़ा कम आता था। ब्रिटेन, उत्तरी इटली, फ्रांस और जर्मनी में ये सब उगता था, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखो 17th सेंचुरी तक कैरेबियाई द्वीप समूह में स्थित निम्न लोगों ने नील की खेती करने लगे। 17th सेंचुरी तक आते आते बहुत सारा लोग दूसरे देशों में भी कैरेबियाई देश बोलते हैं, जैसे उसमें ये सब देश शामिल है, फ्रांस, पुर्तगाल, स्पेनिश, ब्रिटिशर्स, ये सब। तो वहाँ पर भी नील का खेती करने लगा लोग, जैसे कि सेंट ड्यूमिंग में फ्रांसीसी लोग नील की खेती करने लगा। ब्राज़ील में पुर्तगाली लोग नील की खेती करने लगा। वेनेजुला में स्पेनिश लोग, जमैका में ब्रिटिशर्स लोग। कैसे याद रखेगा, तो देखो जैम्बो, बोलो जैम्बो, जैम्बो खाते थे, तो जमैका में ब्रिटिशर्स, जैम से जमैका, बो से ब्रिटिशर्स। वेनेजुला में स्पेनिश लोग, वेनेजुला में स्पेनिश लोग। तो बैंड में गए इस्पा कराने लगे, बैंड में गए इस्पा कराने लगे। उसके बाद ब्राज़ील में पुर्तगाली लोग, ब्राज़ील में पुर्तगाली लोग, इसका कोई ट्रिक नहीं। सेंट ड्यूमिंग में फ्रांसीसी, सेंट ड्यूमिंग में फ्रांसीसी। तो सेंट ड्यूमिंग में फ्रांसिस को कैसे याद करोगे, तो सैफ, क्या है, सैफ अली खान नाम सुने हो, सैफ से सेंट ड्यूमिंग, फॉर से फ्रांसीसी, ठीक है। इसी तरीके से कैरेबियाई में तो होने ही लगा 17th सेंचुरी में। फिर से जो नॉर्थन अमेरिका है वहाँ पर भी होने लगा। 18th सेंचुरी तक आते आते क्या हो गया कि जो भारतीय नील, जो इसका नील है उसका मांग क्या होने लगा और अधिक हो गया, ठीक है। अब यूरोप में क्या हो रहा है, नील का मांग बहुत बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है यूरोप में। तो इस कारण क्या करेगा, जो ईस्ट इंडिया कंपनी है यहाँ पे, जो अंग्रेज़ था यहाँ पर नील को क्या करेगा और प्रोत्साहन करेगा। तो देखो इसके कारण क्या हो गया कि भारतीय नील का निर्यात ब्रिटेन में, देखो ब्रिटेन में पहले 1788 में 30% नील जाता था, वही 80 तक आते आते 95% नील यहाँ से जाने लगा। जैसे कैसे कॉटन 90% जाने लगा था 1862 तक आते आते, उसी तरीके से 80 तक आते आते कितना नील जा रहा है, 95%। अब भारतीय कपास, अब बताए थे वही बात लिखा हुआ, जैसे भारत, एक तो भारत का चीज़ बहुत डिमांड हो रहा था वहाँ पे, कपास 1862 में कितना डिमांड हो रहा था वहाँ पे, 90%। इसी तरीके से 80 में यहाँ पे नील कितना डिमांड हो रहा था यहाँ से, 95%। पूरे दुनिया मतलब में 100 वो खाली समझो, ब्रिटेन में। हाँ पूरे दुनिया का ब्रिटेन में, मतलब पूरे दुनिया से अगर 100 नील पहुँच रहा है ब्रिटेन में, तो 95 नील कहाँ से पहुँच रहा है, इंडिया से 1880 के आसपास। अब इसमें देखा कि बहुत मुनाफा है इसमें, तो भारी मुनाफा देख के स्कॉटलैंड और इंग्लैंड के निवासी भी भारत आकर नील का बागान लगा लिया। तुमको पढ़ाए थे एक बार, तो ये सब चीज़ हो गया। तो स्कॉटलैंड इंग्लैंड का भी निवासी लोग कहाँ गया, भारत आ गया। अब बोला कि चल जाओ नील की खेती करने। फिर उसके बाद अपना बागान मालिक लगाया, भारतीय ज़मींदार से मिल गया, सबसे मिल गया, ज़बरदस्ती हम लोग को क्या किया, करो नील का खेती। अच्छा, जो नील का खेती है भारत में कैसे होता था, दो प्रकार से होता था। एक को बोलते हैं नीज खेती, एक को बोलते हैं रैयती खेती। नीज खेती में क्या होता था कि इस प्रणाली में बागान मालिक खुद अपनी ज़मीन पर नील का उत्पादन करवाते थे, अथवा ज़मीन में ज़मींदार से ज़मीन खरीद कर या भाड़े पे ज़मीन लेकर मजदूरों से नील करवाते। एक तो अपना ही ज़मीन पे करा दो या दूसरा से ज़मीन खरीद लो, उस पर कहो कि तुम लोग आके करो। एक होता था रैयती खेती, मतलब एग्रीमेंट वाला, इसको पढ़ेंगे हम लोग। नीज खेती के अंतर्गत क्या क्या समस्या आता था, जो अपने ज़मीन पर करवाता था या दूसरे से
ज़मीन लेके। तो ये बड़े उपजाऊ ज़मीन का उपलब्ध ना होना, निज खेती में यही था, अपना अकेला खुद का ज़मीन कितना रहेगा या दूसरा से लेगा तो कितना रहेगा, छोटा ही ज़मीन तो होगा। तो इसमें ये समस्या होता था। बड़े ज़मीन अधिक ज़मीन के ऊपर खेती होने के कारण के आसपास इलाकों में लोगों का विस्थापन होना। फिर क्या है कि लेकिन देखो झूम भी खेती, तो देखो एक चीज़ बता रहे, झूम की खेती होता था, पहाड़ी लोग करते थे वो। हाँ, तो छोटा ही खेती में हो जाता था, बड़ा खेत नहीं चाहिए उसके लिए, कितना आग लगाएगा तुम। उसके बाद लेकिन जो नील की खेती है इसको बड़ा खेत चाहिए, बड़ा खेती में होता है, ठीक है ना, इसको बड़ा खेत में चाहिए। तो देखो एक तो बड़ा खेत नहीं मिल पाता था, और ठीक है तो बड़ा खेत चाहिए इसको। तो बड़ा खेत जब नील की खेती में चाहिए ना, तो आसपास के क्या करता था ये लोग कि किसी का घर है तो उसका घर उड़ा देता था कि नील की खेती होगा। तो ये समस्या है यहाँ पे नील खेती में। किसान को पेमेंट कम मिलता था, मजदूर को वेतन नहीं मिलता था। फिर हल और बैल का भी समस्या था, उसमें हल बैल भी उतना प्रचलित नहीं था, कि प्रचलित था लेकिन उतना मिलता नहीं था नील की खेती के लिए, ठीक है ना। तो दो तरीके का होता था, एक था नीच खेती, एक रैयती खेती। रैयती खेती मतलब इसको बोलते हैं एग्रीमेंट वाला खेती। इसमें किस प्रकार का होता था, तो देखो इसको रैयती खेती को बोलते हैं एग्रीमेंट वाला व्यवस्था। इसमें क्या होता था, इसमें बगान मालिक किसानों के साथ एक समझौता करता था। जैसे तुम बगान मालिक है तो किसान के साथ क्या कर लिया, समझौता कर लिया। कई बार गांव के मुखिया को भी रैयत की तरफ से समझौता करना के लिए बात किया जाता था। मुखिया को बोल दिया जाता था कि आप पूरे गांव के किसान को मनवाइए कि हमारे साथ क्या करें, समझौता कर दें। जो अनुबंध पर दस्तखत कर देता था और उन्हें नील आने हेतु कम ब्याज दर पर बगान मालिकों से नकद कर्जा मिल जाता। साथ ही बगान मालिकों के बीज और उपकरण का भी मुहैया करा देते थे। लेकिन कर्जा लेने वाले रैयती किसान को अपनी कम से कम 25% ज़मीन पर नील की खेती करनी होती थी। देखो बता रहे, मान लो कि तुम है ना रैयती खेती कर रहे हो, ठीक है ना, तो ज़मीन तुम्हारा ही है, तुम्हारे पास पैसा नहीं है खेती करने के लिए, तो तुम क्या करेगा, यहाँ पे एक ज़मींदार है, तुम है, इससे क्या करेगा, समझौता कर लेगा। इससे क्या करेगा, समझौता कर लेगा। तो तुमको पैसा मिल गया, अब पैसा मिल गया तो तुम जाएगा क्या, खेती करने। खेती करने, इसी व्यवस्था को बोलते थे रैयती खेती। और इसमें ये कंडीशन था कॉन्ट्रैक्ट में कि तुम अगर ये समझौता कर रहे ना तो कम से कम 25% भाग पे उगाना होगा नील। भले पूरा पे नहीं होगा लेकिन 25% भाग पे उगाना होगा नील। मतलब 100 वो ज़मीन है उसमें 25 वो ज़मीन पे उगाना होगा नील। और दूसरी बात ये है, और भी क्या करता था कि समझौता के अंदर ये जो नील बागान मालिक, ये जो समझौता करवाता है ये वाला आदमी, ये तुमको मशीन भी देता था, उपकरण भी देता था, बहुत सारा चीज़ देता था, और उसके बाद कैश में कर्जा भी देता था। तो ऐसा किस लिए हो रहा है कि तुम कमाओ और कमा के हमको और पैसा वापस दो। इसी को क्या बोलते हैं, रैयती खेती। एक हो गया निज खेती और एक हो गया रैयती खेती। समझ में आया। अच्छा, बिहार में भी दो तरीके का नील का खेती प्रचलित था। एक का नाम है जीरात और एक का नाम है असीम बार। जीरात सीधा अपनी देख रेख में अंग्रेज बगान मालिक भारतीय मजदूरों को खेती करवाते, वही नीच की खेती टाइप का। असीम बार मतलब रईस की खेती टाइप का, उसमें एग्रीमेंट होता था, ठीक है ना। और एग्रीमेंट, पैसा ले रहे हो तो तुमको नील का खेती करना है, 25% ज़मीन पे करना है, हम तुमको सब चीज़ प्रोवाइड करेंगे। देखो अब बिहार में नील का खेती कहाँ कहाँ होता था, तो चंपारण में, मुजफ्फरपुर में, शाहाबाद में, भागलपुर में। कहाँ, चंपारण, मुजफ्फरपुर, शाहाबाद और भागलपुर। गया जिले में अफीम उत्पादन में तत्कालीन बंगाल प्रांत में प्रथम स्थान था। गया जिले में अफीम उत्पादन में तत्कालीन, देखो पहले तो बिहार भी बंगाल प्रांत के अंदर आता था, बंगाल में ही, बंगाल से बाद में ना लगभग बताया ना, तो उसमें गया में ना बहुत अफीम होता था। कैसे याद कर सकते हो, अफीम पिकर्स हो गया, तो अफीम कहाँ हो गया, गया में। खोल तक तो ये हो गया, ठीक है ना। अच्छा, नील विद्रोह का एक कुछ प्रमुख विशेषता है यहाँ पे देखो। नील विद्रोह का एक प्रमुख विशेषता ये है कि अंग्रेज इसको दबाने का प्रयास नहीं किया, बल्कि और विद्रोह होता था ना तो अंग्रेज को पूरा भीड़ जाता था इसको दबाइए देंगे। लेकिन नील विद्रोह में क्या होता था कि कुछ दिन बाद खुद ब खुद समाप्त हो जाता था ये विद्रोह, ठीक है ना, सेटलमेंट वगैरह ये सब करके। अच्छा देखो यहाँ पे एक सवाल है, दो नील की खेती के लिए 2 बार विद्रोह हुआ। उसे नील की खेती के लिए नील की खेती है ना भारत में 2 बार कैसे समाप्त हुआ, एक 20th सेंचुरी में, एक 19th सेंचुरी में। तो देखो 20th सेंचुरी में पूछा अगर नील का खेती क्यों समाप्त हुआ भारत में, तो बताया था जर्मनी में
रंग बन गया था, रंग डाई। बन गया था। और 19th सेंचुरी में क्यों हुआ? तो नील का विद्रोह हो गया 1859 में, बंगाल में हुआ था इस कारण। ठीक है, अब यहाँ पे नील विद्रोह पढ़ते हैं। ठीक है, क्या पढ़ते हैं? नील विद्रोह। तो नील विद्रोह पढ़े थे, तुम्हें पढ़ाए थे नील के, वो चंपारण के लिए ना पढ़े थे, एक पूरा भारत में हुआ था, विशेषकर बंगाल में। अब उसके बारे में पढ़ेंगे। तो जैसे ही कल पढ़ाए थे 1857 का रिवॉल्ट, उसके जस्ट बाद हो जाता है बंगाल में, बंगाल के नदिया और पवना नाम के जिला में मार्च 1859 में क्या? नील विद्रोह। इसका प्रमुख नेता कौन था? दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास। कैसे याद कर सकते हो? तो नील डालती है मम्मी तो उनको पूरा विश्वास होता है कि कपड़ा साफ हो जाएगा, तो दिगंबर विश्वास, विष्णु विश्वास, नील की खेती। ठीक है ना? तो पहले कि नीला कर देता है वो। मार्च बहुत खराब लगता है, बेमड़िया टाइप है। मार्च 1859 में भारतीय किसानों ने नील की खेती करते समय इनकार कर दिया, अंग्रेजी बागान मालिकों के खिलाफ नील विद्रोह किया था। अब क्या है कि मार्च 1859 में जो भारतीय किसान लोग जो है क्या किया, अब हम लोग नील की खेती नहीं करेंगे, विद्रोह हो गया। तो वैसा नहीं बनना हमको। नील विद्रोह का क्या कारण था? आखिर भारतीय क्यों नील की खेती से इनकार चाहते थे? एक तो ज़मीन बेकार हो जाएगा, और नील की खेती करेगा तो आलू कौन उगाएगा? कैसे खाना, पेट कैसे बढ़ेगा? नील खा के बढ़ेगा। बाज़ार में इसका पैसा भी कम मिलता था, कॉन्ट्रैक्ट। हाँ, बाद में जब जर्मनी में खोज हो गया तो इसका क्यों खरीदेगा? कम ही दाम पे ना खरीदना शुरू करेगा। जब नहीं था विकल्प तब ना। नील की खेती पर काम करने का मजदूर को वेतन भी कम मिलता था, जो मजदूर लोग हैं, और बड़ा ज़मीन भी चाहिए था। अच्छा, नील विद्रोह के दौरान क्या क्या हुआ? तो नील खेती करने से किसान मना कर दिए, किसान बागान मालिक को लगान चुकाने से भी मना कर दिए। ठीक है ना? पुरुष और महिला मिलकर नील फैक्ट्री पर हमला कर दी, वॉशिंग पाउडर निर्माण। नील विद्रोह, जमींदारों ने भी किसानों का साथ दिया। देखो ये इम्पोर्टेंट बात है, कई जगह नील विद्रोह में जमींदार भी किसान का क्या किया? साथ दिया था अंग्रेज के खिलाफ। इम्पोर्टेंट पॉइंट है, क्यों देगा जमींदार? कई स्थानों पर किसानों को बगावत के लिए जमींदार खुद गांव-गांव घूमते थे। जमींदार पूरा सपोर्टिव था इस नील विद्रोह में। बुद्धिजीवी वर्ग का भी समर्थन मिला, पढ़े लिखे लोग का। दक्कन रिवॉल्ट में भी मिला था, इसमें भी मिला था। अब यहाँ पे कुछ बात है। एक मजिस्ट्रेट है एस्ले इडन, जारी किया घोषणा की रैयतों को नील के अनुबंध मानने के लिए मजबूर न किया जाए। मतलब कि जो किसान लोग हैं वो नील वाला कॉन्ट्रैक्ट नहीं मान रहा है तो इसको मजबूर न किया जाए, मजिस्ट्रेट एल्से इडन। फिर 1960 में नील आयोग का स्थापना हुआ था, तो उसमें रिपोर्ट में कहा गया कि अब से नील की खेती जिसको माने करना है तो करिए, नहीं माने तो नहीं कीजिए, बाजा बजाते रहिए। अब यहाँ से होगा बिरसा मुंडा, इसमें बहुत मजा आएगा। अब क्या आदिवासी था ना? हाँ, बहुत आदिवासी का भगवान बोला जाता है, क्या बोला जाता है? 7 में भी 8 में भी था। अतः हम लोग किसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं? मुंडा विद्रोह। उसी में किसके बारे में पढ़ेंगे? बिरसा मुंडा। देखो, मुंडा विद्रोह को ही महान उलगुलान विद्रोह भी कहते हैं। उलगुलान मतलब महान हलचल। ठीक है ना? देखो, ये इनका जन्म कहाँ हुआ था बिरसा मुंडा का? तो 15 नवंबर 1874 को। 15 नवंबर आज ही पर है, 1874 को कुछ हुआ था। तिलका मांझी भागलपुर के कलेक्टर अगस्त क्रिस्टलाइन को मार दिया था। अब 75 में फांसी हो गया था उनको जनवरी में, 75 जनवरी में फांसी हो गया था। तो इनका जन्म हुआ था पलामू जिले में, छोटा नागपुर है, इसी में अलीहातू गांव, या फिर कहीं कहीं लिखा रहेगा ब्रो होंडा के जंगलों में। अलीहातू गांव या फिर ब्रो होंडा के जंगल में। बिरसा धार्मिक आदमी थे, उस पर मसीनियरों के उपदेश तथा बाद में वैष्णव धर्म के प्रचारकों का प्रभाव पड़ा। उन्होंने जनेऊ धारण किया और शुद्धता पर दया पे जोर दिया। जो देखो, बिरसा मुंडा धार्मिक आदमी था, उस पर हिंदू धर्म का भी प्रभाव पड़ा था, और जो ये जो है ना ईसाई लोग, ईसाई धर्म का भी प्रभाव पड़ा था। ठीक है ना? 1895 में क्या होगा कि बिरसा अपने आप को भगवान का दूत घोषित कर दिया, बोला कि अपन ही भगवान है, हम ही क्या है? भगवान है। बोला कि भगवान हमको भेजे हैं तुम लोगों को मुक्ति दिलाने के लिए।
कब 1895 में। कैसे याद रखेंगे, तो 1899 में बिरसा मुंडा होगा, उससे 4 साल पहले। 95 से पहचानो अपन ही भगवान है, 95 से पहचानो अपन ही भगवान है। हरि ओम। ठीक है ना। बिरसा का समर्थक जो है 2 जनजाति था, एक संथाल एक उराव जनजाति, लोग भी समर्थक था। बिरसा ने ही बाहरी लोगों के लिए डिकू शब्द का इस्तेमाल किया था, साहूकार महाजन अंग्रेजी इसमें ही सब आ जाता है। 1899 में वो क्या किया, ईसाई मिशनरी पे आक्रमण कर दिया। फिर उसके बाद बिरसा ने क्या ऐलान किया, तो बिरसा ने ऐलान किया था कि पशु बलि छोड़े, शराब पीना छोड़े, गांव को साफ करे, डायन जादू टोना में विश्वास ना करे, लड़की का लफड़ा ना रखे। फिर से बिरसा मुंडा किसके खिलाफ थे, तो बिरसा मुंडा बहुत लोग के खिलाफ थे। पहले यहाँ तक हम समझा। अच्छा, जो बिरसा मुंडा है ना, किसके किसके खिलाफ थे, तो अंग्रेज के खिलाफ थे। किसके खिलाफ, अंग्रेज के। क्यों, तो अंग्रेज मुंडा की जो परंपरागत भूमि व्यवस्था ना, एक व्यवस्था था इसका, खुदकुट्टी व्यवस्था। क्या नाम था, खुदकुट्टी व्यवस्था। खुदकुट्टी व्यवस्था, इसी के तहत लोग खेती करता था। तो उसको समाप्त करके जमींदारी व्यवस्था ला दिया। खुट्टी व्यवस्था मतलब जहाँ पे खुट्टी गाड़ दिया ना, गाय तो खुट्टी नहीं कराता है, वो ज़मीन उसका हो गया, वो वाला। लेकिन इसको लेकिन इसको समाप्त करके जमींदारी व्यवस्था लाया। जमींदारी मतलब बाहर से आया, ज़मीन इसका खरीद लिया। ठीक है। महाजन, फिर महाजन के भी विरुद्ध था। किसके विरुद्ध था, महाजन। मुंडाओं की ज़मीन छीन लेते थे। महाजन कौन है, पैसा जो तुमको देता था साहूकार, और उसके बदले नहीं चुका पाए तो ज़मीन छीन लेता। साथ ही ये ईसाई के भी विरुद्ध था, क्योंकि ईसाई लोग क्या करता था, मुंडा लोग को ईसाई बनाने के चक्कर में था, ईसाई लोग के। ठीक है। इसी कारण 1899 में ईसाई के खिलाफ भी विद्रोह कर दिया। समझ में आया। बिरसा मुंडा का क्या है, सफ़ेद झंडा इसका प्रतीक था। ठीक है ना। इसकी गिरफ्तारी पे 500 रुपये का इनाम रखा गया था। कल 5000 रुपये इनाम रखा गया था किसकी गिरफ्तारी पे, वो हाथी वाला डंका सौपारी जिसको मिला था, याद है ना। तो बिरसा मुंडा को, ठीक है ना, बिरसा मुंडा को क्या किया गया, अंग्रेज गिरफ्तार कर दिया 3 फरवरी 1900 को। बेचारा वैलेंटाइन नहीं बना पाया, एक सप्ताह रुकता तो 3 फरवरी 1900 को। ठीक है ना। या अब उसके बाद कहीं के लेकिन बुक में मार्च 1900 भी लिखा हुआ है। कोई इतिहासकार मानता है कि वैलेंटाइन मना के गिरफ्तार हुआ है, कोई मान। वैलेंटाइन कब है, 14 फरवरी। ये सब तो खूब याद रहेगा, 14 फरवरी। उसके बाद लेकिन इसका फिर क्या हो गया, जेल में मृत्यु हो गया था जून 1900 में। ठीक है ना, हैजा से। ठीक है ना। लग रहा है कि एक्सेप्ट प्रपोजल नहीं हुआ होगा, तो वो हदर गया होगा जेल में। मुंडा आंदोलन आगे चल के 1914 में छोटा नागपुर में हुआ। अब जो आगे चल के एक ताना भगत आंदोलन होगा 1914 में, तो इसका प्रेरणा का स्रोत भी कौन है, मुंडा आंदोलन ही है। 1895 में वो सबसे पहली बार गिरफ्तार हुए थे, कौन, बिरसा मुंडा। कब हुए थे, 1895 में सबसे पहली बार। याद है जब बोला था 95 में पहचानो अपन ही भगवान है, ओम पट स्वाहा। लिखे ना, संकल्प लिया था कि हम ईसाई पे आक्रमण करेंगे। तो उस समय 2 साल के लिए गिरफ्तार हुए, फिर इनको छोड़ दिया गया था। फिर 1897 में आए, जेल से रिहा हो के, तो ये आह्वान किए कि स्थापना हेतु, मतलब कि डिकुओं को हटा देंगे। डिकू किसको बोलता था, बाहरी लोगों को। जैसे तुम मेरे क्षेत्र में आ गया, मेरे घर में कोई बाहरी आदमी आकर तो डिकू है, हाँ वही बाहरी आदमी, जमींदार साहूकार महाजन। ठीक है। बिरसा मुंडा ने एक नया धर्म का स्थापना भी किया था। नया धर्म बोला था, भगवान है तो नया धर्म बनाया कि बिरसाल। क्या नाम था, बिरसाल। बिरसा ने सैन्य गठन कर युवाओं को शस्त्र प्रशिक्षण दिया, मतलब सेना उना का गठन करके अब बोला कि तीर इसे चलाओ, कमान इसे चलाओ। एक बार बोझ अच्छा था इसका। मुंडा विद्रोह का परिणाम क्या हुआ, तो स्वतंत्र मुंडा राज का स्थापना करने में असफल, मतलब मुंडा राज नहीं बन पाया। लेकिन संथाल गया था, संथाल परगना का राज बन गया था ना। कब बना था, बता। 1856। संथाल परगना कृषक राहत अधिनियम न हुआ था 1876। फिर मुंडा जनजातियों ने आधुनिकता पर बल दिया और आंतरिक सुधार पर बल दिया। ठीक है, मतलब बोला कि मांस उस नहीं खाओ पियो, ये लोग सुधार किया, मुंडी उंडी नहीं काटो, ये सब चीज़। छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम पारित हुआ। जैसे संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम कब हुआ था पारित, 1876। बार बार कंफ्यूजन क्यों हो रहा है, अभी तो आप बोले संथाल परगना अलग है, संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम अलग है। बात तो सेम ही है, नाम तो एक एक्ट हुआ, एक जिला बना। तो यहाँ पे इसी तरीके से छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम कब पारित हुआ, 1908 में। कब पारित हुआ,
8। 1908 में याद है कहीं पे कुछ पढ़े हो? 1908 में बिहार हाँ में वो 10 में वो हुआ था ना रिवॉल्यूशन। न्यूज़पेपर एक्ट कल पढ़ाए हाँ, थे हाँ, हमने उसी समय। मुंडाओं का खुदकुशी व्यवस्था को इससे मान्यता मिल गया, मतलब अब चलो सामूहिक खेती करो, खुदकुशी व्यवस्था, जमींदारी व्यवस्था यहाँ पे लागू नहीं होगा, तुम्हारा जमीन किसी और को नहीं दिया जाने लग गया। मुंडाओं के लिए लेकिन अलग परगना नहीं बना, जैसे कि संथालों के लिए परगना बना था। ठीक है, तो ये हुआ मुंडा विद्रोह। बस इस क्या बस बोला, बस्तर विद्रोह आ गया। बस्तर विद्रोह कब हुआ था? तो ये 1910 में हुआ था। कैसे याद करेंगे? तो 10 बस, अब बस हो गया। ये छत्तीसगढ़ में हुआ था। कहाँ हुआ था? छत्तीसगढ़ में। बस्तर क्या है? छत्तीसगढ़ में एक जगह है, वहाँ पे इसका सीमा लगता है आंध्र प्रदेश से, उड़ीसा से, महाराष्ट्र से। आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और महाराष्ट्र से। साउथ में आंध्र प्रदेश से और महाराष्ट्र से, और उस साइड उड़ीसा से। यहाँ पे एक नदी बहती है इंद्रावती, जो बस्तर को पूरा आर पार करती है। यहाँ पे आदिवासी समुदाय था, माड़िया, गोंड, धूका, इलवा समुदाय। बोल कौन कौन था? माड़िया, गोंड, धूका, हलवा समुदाय। ठीक है ना। यहाँ पे एक प्रथा था, देवसाड़ी प्रथा। देवसाड़ी प्रथा में क्या था कि लकड़ी के बदले तुम अगर लकड़ी ले रहे हो ना, हमसे लकड़ी हम तुमको दे रहे हैं, तो इसके बदले कुछ पैसा दे दो हमको। ठीक है ना। यहाँ का प्रमुख नेता था कांग्रो वनो के धुका समुदाय लोग, और नेथानर गांव के गुंडाधर। सबसे प्रमुख नेता कौन था? गुंडाधर। ठीक है। 1910 में क्या हुआ? 1910 में आम की टहनियाँ, मिट्टी के ढेले, मिर्च और तीर गांव चक्कर काटने लगे। यह बात बस्तर विद्रोह के समय गांव में अंग्रेजों के खिलाफ बगावत का संदेश था। यहाँ अब देखो बहावी आंदोलन। बहावी आंदोलन किसका है? मुस्लिम लोग का है। ये मुस्लिम लोग है ना, अपने आप को चाहता था कि फिर से हम लोग भारत में क्या है, मुगल राज नहीं, फिर से मुस्लिम धर्म है। ठीक है ना। वो उस लोग किया था 1828 से लेकर 1870 के आसपास। ठीक है ना। ये भारत में शुरू किया गया था किसके द्वारा? सर सैयद अहमद बरेलवी के द्वारा। ये जो 1822 में मक्का से लौटे थे ना पटना, तब शुरू किया गया था। ठीक है ना। ये अपने मक्का से लौटे थे, यहाँ पे 4 वो खलीफा नियुक्त किए। यही लोग पटना में बहावी आंदोलन का प्रमुख नेता बने गए। क्या? विलायत अली, इनायत अली, अहमदुल्ला खान, फरहत अली, मोहम्मद हुसैन। कौन? विलायत अली, इनायत अली, अहमदुल्ला खान। अहमदुल्ला ऐसे याद कर सकते हो, वही जो अहमदुल्ला नाम से वाला नाम सुने थे कल, कल डंका सा वाला। फरहत अली और मोहम्मद हुसैन। देखो, अंग्रेजों को शिकस्त देने के लिए अफगान कबीलों की मदद से कहाँ पर एक तंत्र राज का गठन हुआ? सितना में। सितना नाम का एक जगह है, वहाँ पे क्या हो गया ना कि अफगान मुसलमान लोग था ना, वो अंग्रेजों को क्या किया, मतलब कि मजा चखा दिया था बहावी लोग। ठीक है ना। बिहार में किस बहावी नेता को उम्र कैद सजा मिल गया था? अहमदुल्ला को। किसको? अहमदुल्ला। पटना में बहावी की शक्ति का कब समाप्त हुई? तो फाइनली विद्रोह पटना में कब समाप्त हुआ? 1870 के आसपास का। उसमें कौन समाप्त किया? विलियम टेलर। याद है विलियम टेलर भी कल नाम सुना था? विलियम टेलर, विंसेंट आया, चार्ल्स ग्रांट। किसके खिलाफ लड़ा था बिहार में? बता। बिहार के सबसे प्रमुख नेता जो बहुत बुरा था, अपना हाथ काट के। काबुल भी था बिहार का नेता, भागलपुर, बिहार, पटना। यार वीर कुंवर सिंह था। अच्छा चलो, भावी आंदोलन कब हुआ था? 1828 से 70। भारत में कौन सबसे इसका प्रमुख था? सर सैयद अहमद बरेलवी। अब है सन्यासी विद्रोह। देखिए क्या विद्रोह देगा। हम लोग क्या करेंगे? सन्यासी विद्रोह। अच्छा चलो, देखो 2 घंटा हो गया, लेकिन यहाँ पे 1 घंटा भी चल रहा है। 8:47 हो गया। सन्यासी विद्रोह क्या है? सन्यासी विद्रोह कब हुआ था? 1770 से 80 के बीच में, 1800 के बीच में, या फिर कहीं पे टाइम दिया रहेगा 1763 से 80 के बीच में, या 1768 से 1820 में। इसके पहले बता, बहावी आंदोलन कब हुआ था? 1828 से शुरू हुआ था, 1870 में समाप्त। लेकिन सन्यासी विद्रोह के बारे में 3 वो डेट है। या तो 1770 से शुरू मानेगा जो हिस्टोरियन, तो इसको सोचता है कि 1800 में समाप्त हुआ, या फिर 1770 से 1800 में समाप्त हुआ, या फिर 1763 से 1800 में, या फिर 1768 से
1820 में। तो जो भी डेट दिया हुआ है ज़्यादा ही सब लंबा सही। नहीं जा रहा। क्या 1770 कहाँ लंबा जा रहा है? 68 25 साल तो हुआ, 1820 25 साल तो हुआ, 25 20 साल 35 ज़्यादा साल। एक बार में कर दिया ना। हाँ 1800 से सीधे 1820 हाँ कर दिया। हाँ। देखो इसका केंद्र कौन था सन्यासी विद्रोह का? तो बच्चे को कन्फ्यूजन होता है पूर्णिया था कि पटना। नहीं, पटना किसका था? बहावी आंदोलन का। पूर्णिया किसका रहेगा? सन्यासी का। कैसे याद करोगे? तो सन्यासी लोग क्या करता है, उसकी सेवा करोगे तो क्या कमाओगे तुम? पुण्य। पुण्य। तो इसे याद कर सकते हो, ठीक है। अब पटना में कौन था? बहावी। इसमें बहुत कन्फ्यूजन होता है, तू लोग ना पहली बार पढ़ रहा है। अब बहावी कहाँ पे था? पटना में। कैसे याद करेंगे? तो जब पटना में थे ना तो वाह वाह, पटना में था क्या देखने में लगता है? वाह वाह, क्या झूला है, क्या मॉल है, ये सब ऐसे चिड़ियाघर है, वाह वाह। भारत में इसका केंद्र कहाँ था सन्यासी विद्रोह का? बंगाल में। अधिकांश विद्रोह कहाँ होगा? बंगाल, छोटा नागपुर, बिहार, यहीं पे होगा, ठीक है ना। आदिवासी सब यही था तब विद्रोह कहाँ हुआ। इसका तत्कालीन कारण क्या था सन्यासी विद्रोह का? तो तीर्थ यात्रा पे कर। तीर्थ यात्रा पे क्या होगा? कर। मतलब जो है सन्यासी लोग जो है हिंदू और मुस्लिम दोनों मिलकर किया था। तो ये लोग जब तीर्थ यात्रा पे जाता था ना, जाना है वैष्णो देवी घूमने, तो अंग्रेज को कर दो, तुमको क्यों टैक्स देंगे? तो इस कारण विद्रोह कर दिया था। हज पे जाता था ये लोग तो टैक्स दो। हज मतलब समझता है ना? नहीं, हज मतलब होता है, बताओ लेगा। अच्छा ये बच्चा को ऐसे ही बनाए थे ना। चलो, हंसी मजाक भी होते रहना चाहिए, तब ना तुम लोग को मन लगेगा। सन्यासी विद्रोह में कई सारा वर्ग शामिल था। सन्यासी विद्रोह में तुमको क्या लग रहा है सिर्फ फकीर सन्यासी यही लोग रहेगा? नहीं, इसका साथ सैनिक लोग भी दिया था। कौन सैनिक? तो जो सैनिक बेरोजगार हो गया था वो। महिला लोग भी। एक महिला थी देवी चौधरानी, वो सन्यासी हिंदू। सन्यासी बहुत तरीके का होता है, शैव धर्म का होता है, नागर धर्म का होता है। तो शैव नागर धर्म थे ना, शंकर जी का पूजा करता था वो बोला। फ़कीर लोग भी साथ दिए। मुसलमान की ओर से कौन आया? मुसलमान की ओर से फ़कीर। तो वहाँ पे उसका नाम क्या था? मदरिया सूफ़ी संत पर आए थे, तो मदरिया सूफ़ी संत आया था। इसी में था चिराग अली और मजनू शाह। चिराग अली और फिर ज़मींदार, वो ज़मींदार भी साथ आ गए थे। जिसकी ज़मींदारी छीन ली गई थी ना वो ज़मींदार आ गए, किसान भी आ गए थे। देखा सन्यासी विद्रोह में कौन कौन शामिल है? सैनिक, महिला, सन्यासी, फ़कीर, ज़मींदार और किसान। ओवरऑल सब शामिल था। अच्छा, सन्यासी विद्रोह का दमन कब हुआ? तो 1772 में दमन हुआ। अच्छा, ये शुरुआत कब से हुआ था? 1700 शुरुआत कब से हुआ था? 1770। 1772 में नहीं, मतलब दमन करना शुरू हुआ उस समय से, फिर चलते रहा, दमन हुआ, फिर चलते रहा। लेकिन मेनली इसको दबाने का प्रयास किया गया था वॉरेन हेस्टिंग के द्वारा। किसके द्वारा? अच्छा, वॉरेन हेस्टिंग। जिसका पंगा बताइए किससे हुआ था? जिसका पंगा, तो ये चीज़ है। फिर 1882 में क्या हुआ कि बंकिम चंद्र चटर्जी है ना, एक लेखक है, वो बुक लिखे थे आनंद मठ। ये बहुत इंपॉर्टेंट बुक है, याद कर लो। कौन सा बुक? आनंद मठ। कौन लिखे थे? बंकिम चंद्र चटर्जी। सन्यासी विद्रोह पर ही आधारित था। फिर देवी चौधरानी भी जो है ना, देवी चौधरानी के ऊपर भी बुक लिखे हुए हैं। कौन? बंकिम चंद्र चटर्जी। सन्यासी विद्रोह में जो शामिल थी महिला वो। अगर ऐसा सवाल आएगा कि 1857 में किसने सन्यासी और फ़कीरों का नेतृत्व किया था? नाना साहब। कल वाले नाना साहब नहीं थे जिनका पेंशन बंद हो गया था, वो पेशवा नाना। अब है। अब यहाँ पे तेभागा आंदोलन, ये बहुत बिजोर है। तेभागा आंदोलन ये कब हुआ? 1946 में। कैसे याद कर सकते हैं? भाग अब हम लोग को आज़ादी मिलेगा 1946 ऐसे। देखो तेभागा आंदोलन है ना, इसका प्रेरणा फ्लड कमीशन की रिपोर्ट पर मिला। फ्लड कमीशन की रिपोर्ट में से मिला, जिसमें कर आधे की जगह 1/3 भाग लाने का सिफारिश था। इसमें क्या था देखो, तो इसमें क्या है? किसान के पास क्या हो मिला फाइनली? 2/3। और जमींदार को फाइनली क्या मिला? 1/3। किस रिपोर्ट के आधार पे? फ्लड कमीशन की रिपोर्ट के आधार पे। इसमें कहा गया था कि कर आधे की जगह 1/3 भाग हो, ठीक है। किसान को कितना मिला? 2/3। जमींदार को 1/3। इसमें नेता कौन था? कंपाराम और भवन सिंह। कंपाराम और भवन सिंह। तेभागा आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो बंगाल किसान सभा है, वहाँ पे वो भी किया था, सभा भी किया था, आदमी भी किया था। सपोर्ट मतलब नहीं था साइड से कोई सपोर्ट करना, तो वो टाइप का। एका किसान आंदोलन क्या है? एका किसान आंदोलन। इसका समय कब है एका किसान आंदोलन का? तो 1921 से 22 के समय। कब है? 21 से 22 के समय।
ये कहाँ पे हुआ था? यूपी और अवध वाले क्षेत्र में हुआ था। इसका नेता कौन था? तो जितना भी निचली समुदाय के लोग होता है समाज में, मदारी नहीं देखा था रोड पे, मदारी, पारसी, ये सब, ठीक है ना। कुल्लू मनाली नहीं रे बेहुदा, मदारी नहीं होता है रोड पे, नहीं नाचता। कुल्लू मदारी नहीं, भालू लेके आता था हाँ छोटी हाँ हाँ, जाति का। छोटे पहले हम लोग देखते थे। हाँ। अब तो वो सब देखता भी नहीं आदमी, नहीं ना रोड पर मिलता है। तो वो लोग जितना निचली जाति का था ना, वो लोग मिल गया था, ठीक है ना। किस लिए किया था? तो तालुकदार जमींदार लोग जो है ना, हाई लगान मांगता है ना, उसके खिलाफ बोला था कि ये साला जो है ज़्यादा टैक्स लेता है, हम लोग इसका समाज से बहिष्कार कर देंगे। आरंभ में यह आंदोलन राष्ट्रीय नेता ने सपोर्ट किया, लेकिन बाद में यह आंदोलन अकेला चला। शुरुआत में तो सब आया, फिर बाद में इस आंदोलन से हटने लगा, क्योंकि जितना भी बड़ा बड़ा नेता था सब ऊंचा जाति का था, जबकि आंदोलन किसका चल रहा है? नीचा जाति का। तो एक आंदोलन कब हुआ? 1921 में, ठीक है, याद रखना। 1921 से ये 22 लास्ट तक है चला। ना? लास्ट है। तो यहाँ पे देखो, फिर पवना विद्रोह। पवना विद्रोह कब हुआ? 1873 में। कहाँ पे? पूर्वी बंगाल में। कैसे याद रखोगी? जब पवना नाम का लड़का था, बड़ी 73 था, इसी कारण वो विद्रोह कब हुआ? 73 में। पवना 73, ठीक है ना। इसका नेता कौन था? ईश्वर चंद्र राय और केशव चंद्र सेन। ईश्वर चंद्र राय और केशव चंद्र सेन, तो ठीक है ना। तो पवन पुत्र हनुमान को भी तो हम लोग भगवान मानते, ईश्वर मानते, तो इसे याद कर सकते, ईश्वर चंद्र राय, केशव चंद्र सेन, ठीक है ना। ये लोग बोला था कि हम महारानी के रैयत बन के रहेंगे। ये बोला कि अंग्रेज बढ़िया है, जो दिक्कत है यहाँ के लोग में दिक्कत है, ठीक है ना। फिर इसका मांग कारण क्या था? तो इसका मांग कारण था कि 1859 में एक लैंड रेंट एक्ट आया था। इसमें बोला गया था कि अगर कोई किसान 12 साल तक जो है ज़मीन पे रहता है, खेती करता है, तो वो ज़मीन उसका हो जाएगा, जबकि ज़मींदार ऐसा नहीं करने दे रहा था, तो इसके खिलाफ था। ज़मींदार द्वारा कानूनी सीमा से परे लगान बढ़ाना, ज़्यादा टैक्स लेना, सब तो ये कर रहा है, ज़्यादा टैक्स ले रहा है। ज़मींदार फसलों और मवेशियों की जब्ती के साथ किसान का महंगा न्यायालयों में घसीटना। एक तो उसका ज़मीन उमीन भी छीन ले रहा है, मवेशी भी छीन ले रहा है, तो उसके बाद कहाँ जाएगा किसान? कोर्ट में। और कोर्ट में कितना परेशान होगा किसान? न्यायालय में, ठीक है। तो बताओ किस एक्ट के खिलाफ हुआ था? 1859 के लैंड रेंट एक्ट। कब हुआ था? 1873 में ये विद्रोह। इसका परिणाम क्या हुआ? तो किसान द्वारा यूसुफ शाही परगने में कृषि लीग का निर्माण, जिसका उद्देश्य जमींदार का विरोध करना। तो एक किसान लीग बनाया है, कहाँ पे? यूसुफ शाही परगने में। फिर से बंगाल टेनेसी एक्ट 1885 में पारित हुआ। बंगाल टेनेसी एक्ट 1885 में कुछ हुआ हुआ है? कांग्रेस का स्थापना। इंडियन एसोसिएशन जो सूर्यनाथ बनर्जी का था, पढ़ाए पे ना, वो सपोर्ट किया था, बुद्धिजीवी वर्ग, आशीर्दत लोग। अब रुक जाओ, ठीक है, ठाक है, चलो। फिर है जलिया रंग आंदोलन। क्या है? जलिया रंग आंदोलन। ये नॉर्थ ईस्ट का आंदोलन है, इसको हेरेका आंदोलन भी बोलते हैं। मणिपुर में ना नागा जनजाति के द्वारा किया गया था। मणिपुर में नागा जनजाति के द्वारा। कौन? जलिया रंग आंदोलन। इसमें 2 वो का नाम मिलता है, 3 वो का नाम मिलता है मणिपुर में। लास्ट है, एक है युवराज तिकेट सिंह, एक है जडोनांग, एक है रानी गांडेलियो। पढ़ा ना रानी गांडेलियो? सब तुमको 8 में पढ़ना है, ये पढ़ लिया हुआ है। तो यहाँ पे क्या हुआ देखो, युवराज टिकैतजीत सिंह ने, इसको 1891 में क्या हो गया था? फांसी हो गया था। क्या हो गया था? फांसी हो गया था। मेघालय में जो गारो जनजाति से भी संबंध, मेघालय का जो गारो जनजाति है ना, उन्हीं से इनका संबंध भी था। कहाँ का? युवराज टिकैतजीत सिंह का। तो जब इनको फांसी हो गई तब विद्रोह और क्या होगा? तेज हो जाएगा। किसको फांसी हो गया था? युवराज टिकैतजीत सिंह 1891 में, जो मेघालय के गारो जनजाति से संबंधित है, ठीक है ना। गारो जनजाति से भी संबंधित है। ऐसे ये पूरा आंदोलन चल रहा नागा जनजाति के द्वारा, ठीक है ना, लेकिन इनका संबंध गारो जनजाति से भी था। फिर उसके बाद क्या आ गया? जदोनांगाई। कौन है? जदोनांग। ये क्या कि ये रंगमई नाम का एक जनजाति था। रंगनई नाम का एक जनजाति था। 1920 में जिस समय असहयोग आंदोलन चल रहा था ना, उस समय रंगनई नाम की जनजाति का नेता बन गए और जनजातियों के मध्य एकता स्थापित करने के लिए एक नागा राज का स्थापना की। क्या की? नागा राज बनाए। गोरिल्ला युद्ध की छुप छुप कर। फिर नागा जनजाति मणिपुर से संबंधित, नागा जनजाति जो मणिपुर में, उससे संबंधित। और फिर तो गांधी जी का जो सविनय अवज्ञा आंदोलन था 1930 में, उससे भी ये जुड़ी थी।
लेकिन इसको 1929 में इनको फांसी हो गया था। जस्ट अभिनय अवज्ञा आंदोलन से 1 साल पहले इनको फांसी हो गया था जदोनांग का। उसके बाद फिर कौन आती है? रानी गेंडेलियो संभालती है। ये 13 साल की ही थी, मतलब समझो तुम रानी गेंडेलियो हुआ से क्या है? रानी गेंडेलियो। ये क्रांतिकारी है, ठीक है ना। उसके बाद क्या हो गया? 1932 में इनको क्या हो गया? आजीवन सजा हो गया। हाँ, 15 साल में क्यों 15 साल के लिए जेल हो गया। अंग्रेज पकड़ के रख दिया इनको कि विद्रोह ना करे। और जब आज़ाद हुआ ना, तब इनको, जब भारत आज़ाद हुआ तब इसको जेल से निकाला गया, हम लोग निकलवाए। और नेहरू जी इन्हीं को रानी का उपाधि दिया गया, रानी गेंडेलियो, ठीक है। जादोनांग क्या क्या की थी? नागा राज बनाई थी। किस जनजाति का नेता बनी थी? रंगमई जनजाति का 1920 में। और ये नागा जनजाति मणिपुर से संबंधित थी, जबकि युवराज तिकेट सिंह गारो जनजाति से संबंधित थे। हाँ। एक है वन सत्याग्रह। वन सत्याग्रह भी चला था 1906 में असम में। उसको बोलते हैं, मतलब वन को बचाने के लिए इसको बोलते हैं सोंगमा संग्राम। कहाँ पर चला था? असम में। असम में कि मणिपुर में? असम में। जबकि रानी गेंडेलियो सब कहाँ की थी? मणिपुर। तो उधर ही असम भी, उधर ही साइड है, तो असम में चला था 1906 में। फिर 1930 के दशक में मध्य प्रांत में चला था। 1906 में असम में सोंगमा संग्राम, 1930 के दशक में मध्य प्रांत में। ये दोनों वन